गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपन पढ़ रहे थे औषधीय पादपों के बारे में, तो औषधीय पादपों की जो सामान्य जानकारियां थी वो, और इसके अलावा अपन ने एक जो औषधीय पादप था, बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पादप था इसबगोल, जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे सोनामुखी के बारे में। तो सोनामुखी होती है, उसको सनाई के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं सोनामुखी या जो सनाई होती है इसके वानस्पतिक नाम की। तो सोनामुखी या जो सनाई का वानस्पतिक नाम होता है ये होता है केशिया अंगस्टिफोलिया। केशिया अंगस्टिफोलिया। केशिया अंगस्टिफोलिया सोनामुखी का वानस्पतिक नाम होता है। बात करते हैं अपन इसके कुल की, तो इसका कुल होता है लेग्यूमिनेसी। इसका कुल होता है लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी जो कुल होता है ना, इसको दलहन कुल भी कहा जाता है। लेग्यूमिनेसी कुल को दलहन कुल भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी जो दलहनी फसलें हैं, दाल वाली फसलें हैं, उनका कुल भी लेग्यूमिनेसी होता है। और लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती है ना, उनका उपयोगी भाग तो सबको पता ही है क्या होता है। जो फलियां होती है वो उपयोगी भाग होता है। ठीक है, तब सोनामुखी का वानस्पतिक नाम केशिया अंगस्टिफोलिया हो गया, कुल लेग्यूमिनेसी हो गया। और अपन बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की, तो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है अरब देश। अरब देश या यूरोप भी लिख सकते हो। मान लो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और अरब देश ऑप्शन में नहीं आए, यूरोप आ जाए, तो यूरोप भी सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अरब देश या यूरोप इसका उत्पत्ति स्थान होता है। तो बात करते हैं वानस्पतिक नाम की, तो केशिया अंगस्टिफोलिया। कुल की बात करते हैं लेग्यूमिनेसी। और उत्पत्ति स्थान की यदि अपन बात करते हैं तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है वो होता है अरब देश। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसका जो उपयोगी भाग होता है। सोनामुखी का जो उपयोगी भाग होता है, तो दलहनी कुल की जो फसलें होती हैं उनका उपयोगी भाग फलियां होती है। तो जो सोनामुखी या सनाई होता है, इसका उपयोगी जो भाग होता है ये पत्तियां वो फलियां होती है। पत्तियां व फलियां इनका उपयोगी भाग होती है भाई। ठीक है, पत्तियां व फलियां इसका उपयोगी भाग होती है। और जो पत्तियां होती है ना, यानी कि पत्तियों की जो कटाई की जाती है, पत्तियों की जो तोड़ाई की जाती है, ये बुआई की 90 से 100 दिन बाद की जाती है। 90 से 100 दिन बाद, यानी कि उपयोगी भाग के लिए। तो पहले तो फलियां तोड़ेंगे या पत्तियां, तो जायज़ बात है, पहले पत्तियां आती तो पत्तियों को तोड़ेंगे। तो बुआई के जो 90 से 100 दिन के बाद में पत्तियों की तोड़ाई शुरू कर देते हैं औषधीय महत्व के लिए। ठीक है दोस्तों, औषधीय महत्व के लिए पत्तियों की जो तोड़ाई होती है, सोनामुखी के पत्तियों की तोड़ाई 90 से 100 दिन के बाद में शुरू कर देते हैं। बात करते हैं अपन उपयोगी तत्व की। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो फूल वाले जो पादप हैं उनमें से जो क्वेश्चन आता है ना, अधिकतर क्वेश्चन आने के वहीं से चांस रहते हैं किस्मों में से। और जो औषधीय पादप होते हैं उनके वहाँ से क्वेश्चन बनने के जो चांस होते हैं वो होते हैं उनमें पाई जाने वाले रासायनिक तत्व है एल्केलॉइड्स की, यानी कि उनके जो उपयोगी भाग होते हैं उनमें कौन से उपयोगी पदार्थ पाई जाता है या उपयोगी तत्व पाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, तो उपयोगी तत्व या उपयोगी रसायन, उपयोगी रसायन या उपयोगी एल्केलॉइड्स भी कह सकते हैं अपन। तो इसमें पाई जाने वाला जो उपयोगी रसायन होता है वो होता है दोस्तों सोनोसाइड। सोनामुखी में पाए जाने वाला जो उपयोगी भाग होता है या उपयोगी रसायन होता है वो होता है सोनोसाइड, जो किसमें पाई जाता है, सोनामुखी की जो पत्तियां वो फलियां होती है उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। तो जो ये सोनोसाइड रसायन की जो मात्रा होती है ये पाई जाती है पत्तियों में, तो यानी कि इसकी मात्रा जो होती है ये पत्तियों में तो पाया जाता है 4 से 5%। और जो फलियां होती हैं उन फलियों में पाया जाता है 2 से 3%। यानी कि जो उपयोगी रसायन होता है सोनोसाइड, वो पत्तियों में 4 से 5%, वो जो फलियां होती हैं उनमें 2 से 3% इसकी मात्रा पाई जाती है। देखो सोनामुखी का या सनाई का उपयोगी भाग पत्तियां वो फलियां,
और जो महत्व के लिए यानी कि औषधीय महत्व या अपने उपयोग के लिए जो पत्तियों की जो तुड़ाई की जाती है वो बुआई के लगभग 90 से 100 दिन के बाद में की जाती है। और इनमें पाई जाने वाला जो उपयोगी रसायन होता है वो होता है सोनोसाइड। सोनोसाइड की जो मात्रा होती है वो पत्तियों फलियों में पाई जाती है, क्योंकि उपयोगी भाग में ही उपयोगी रसायन की मात्रा पाई जाती है। तो जो पत्तियों में सोनोसाइड की मात्रा पाई जाती है वो होती है 4 से 5% और फलियों में पाई जाती है 2 से 3%। तो फटाफट नोट कर लो इसको। ठीक है, मिटा देता हूं मैं। आगे बात करते हैं अपन। जो ये सोनामुखी का जो पादप होता है वो एक बहुवर्षीय पादप होता है। एक बहुवर्षीय पादप होता है जो एक बार लगाने के बाद लगातार 4 से 5 वर्षों तक अपने को उत्पादन देता रहता है। यानी कि क्या होता है, ये बहुवर्षीय पादप होता है। बहुवर्षीय पादप होता है जो एक बार लगाने पर 4 से 5 वर्ष तक उत्पादन देता है। सोनामुखी होता है एक बहुवर्षीय पादप होता है। ठीक है, बहुवर्षीय पादप होता है तो एक बार लगाने पर क्या होता है, ये 4 से 5 वर्षों तक अपने को उत्पादन देता रहता है। आगे बात करते हैं। विश्व में जो सर्वाधिक सोनामुखी उगाया जाता है ये भारत में उगाया जाता है। विश्व में जो सर्वाधिक जो सोनामुखी होता है ये विश्व में सर्वाधिक सोनामुखी का उत्पादन भारत में होता है। और बात करते हैं अपने भारत की, तो भारत में जो राजस्थान राज्य है उसमें सर्वाधिक सोनामुखी का उत्पादन होता है। ठीक है, विश्व में तो भारत में राजस्थान में सर्वाधिक सोनामुखी का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। ये जो जलवायु होती है इसके लिए उष्ण जलवायु आवश्यक होती है। उष्ण जलवायु का पादप है ये सोनामुखी, उष्ण जलवायु का पादप होता है। और जो तापमान होता है वो लगभग 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में ये आसानी से उपज देता है। ठीक है, उष्ण तापमान यानी कि जो अधिक गर्मी वाले जो क्षेत्र हैं, अधिक गर्म इलाके हैं उसमें इसको आसानी से उगाया जाता है। और जो तापमान होता है वो 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन। जो देखो इसका उपयोगी भाग है पत्तियां और फलियां। तो फलियां हैं तो इसका जो प्रवर्धन होता है वो प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, प्रवर्धन किया जाता है बीज के द्वारा। ठीक है, दलहनी फसलें होती है, लेग्यूमिनेसी कुल में दलहनी फसलें आती हैं। तो दलहनी फसलों का जो प्रवर्धन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तो दलहनी फसलों का प्रवर्धन बीजों के द्वारा करते हैं। ठीक है, और तो सोनामुखी है ये भी लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, यानी कि दलहनी कुल की फसल होने के कारण किसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, बीज के द्वारा। और बीज दर जो प्रयोग में लाई जाती है ये 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि सोनामुखी का प्रवर्धन करने के लिए बीजों की आवश्यकता होती है और बीजों की जो मात्रा रखी जाती है वो होती है 10 से 15 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और इसकी क्या इसकी जो बीज दर होती है वो 10 से 15 kg। और जलवायु उष्ण जलवायु आवश्यक होती है और तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सर्वाधिक उत्पादन अपने भारत में होता है। और भारत में यदि बात की जाती है तो अपना जो राजस्थान है उसमें इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है ये किया जाता है विरेचक यानी कि दस्त वस्त लग जाते हैं तब विरेचक व पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसके लिए सोनामुखी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोनामुखी का जो उपयोग किया जाता है वो विरेचक व पेट से संबंधित जो बीमारियां होती है उनके लिए किया जाता है। फटाफट लिख लो इसको ताकि मैं इसको मिटा दूं और आगे बताऊं तुम्हारे को कुछ। देखिए बात करते हैं अपन सोनामुखी का जो पादप होता है,
सोनामुखी का जो पौधा होता है उसे एक गोंद जैसा पदार्थ प्राप्त किया जाता है। सोनामुखी का जो पादप होता है उसे गोंद जैसा पदार्थ प्राप्त किया जाता है, यानी कि गोंद चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको रेजिन भी कहते हैं, गोंद प्राप्त किया जाता है। सोनामुखी का जो पादप होता है उससे गोंद जैसा पदार्थ यानी कि चिपचिपा या तरल पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसका जो उपयोग होता है ना, इसका उपयोग एक दवाई होती है इजीफल अकादुस। इजीफल अकादुस यूनानी दवा है, एक यूनान जो देश है वहाँ पर बनाई जाती है इजीफल अकादुस यूनानी दवा। तो जो सोनामुखी के पादप से जो गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ या गोंद या रेजिन प्राप्त होता है उसका उपयोग इजीफल अकादुस नामक यूनानी दवा बनाने में की जाती है। तो ये याद रखना, इजीफल अकादुस नामक जो यूनानी दवा होती है वो कौन से औषधीय पादप से बनाई जाती है, तो जो सोनामुखी होती है उसके द्वारा इजीफल अकादुस नामक यूनानी दवा बनाई जाती है। ठीक है, फटाफट उतारो इसको ताकि अपने आगे वाली औषधीय फसल है उसके बारे में बात करें। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं अपन। तीसरी जो फसल है सफेद मूसली। अगला जो औषधीय पादप है वो है अपने सफेद मूसली। पहले अपन इसबगोल के बारे में बात की थी, फिर उसके बाद में अपन ने सनाई या सोनामुखी के बारे में, और अब पढ़ेंगे अपन सफेद मूसली के बारे में। तो जो सफेद मूसली का जो वानस्पतिक नाम होता है, सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम होता है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम होता है। बात करते हैं अपन इसके कुल की, तो इसका कुल होता है लिलियसी। इसका जो कुल होता है वो होता है लिलियसी। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है अफ्रीका। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सफ़ेद मूसली है तो सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम होता है क्लोरोफाइटम बोरीविलियम। इसका कुल होता है लिलियसी और उसका जो उत्पत्ति स्थान होता है ये होता है अफ्रीका। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसके उपयोगी भाग की। सफ़ेद मूसली का जो उपयोगी भाग होता है ये उपयोगी भाग होता है कंदील जड़ें। कंदील जड़ें जिनको फिंगर्स भी कहा जाता है, कंदील जड़ें जिनको फिंगर्स भी कहा जाता है। तो उपयोगी भाग होता है कंदील जड़ें या फिंगर्स। और इसमें पाए जाने वाला जो औषधीय महत्व का जो तत्व होता है, जो रसायन होता है, औषधीय रसायन होता है, औषधीय रसायन होता है, यानी कि जो औषधीय रसायन या एल्केलॉइड्स की जो मात्रा पाई जाती है ना, ये उपयोगी भागों में ही पाई जाती है। तो सफ़ेद मूसली का उपयोगी भाग होता है कंदील जड़ें या फिंगर से। तो औषधीय रसायन इसमें पाया जाता है और औषधीय रसायन का जो नाम है वो है सेपोनिन। सफ़ेद मूसली में पाए जाने वाला जो औषधीय महत्व का जो तत्व होता है या औषधीय रसायन होता है इसको सेपोनिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन इसके तापमान की, यानी कि इसकी खेती के लिए जो तापमान आवश्यक होता है, तापमान ये होता है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सफ़ेद मूसली की खेती के लिए जो उपयुक्त तापमान माना जाता है ये होता है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो एक बार और बता देता हूँ, सफ़ेद मूसली होती है इसको क्लोरोफाइटम बोरीविलियम के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम इसका वानस्पतिक नाम होता है। कुल होता है लिलियसी, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है और जो उपयोगी भाग होता है वो कंदील जड़ें या फिंगर्स होता है। ठीक है, औषधीय रसायन होता है वो सेपोनिन होता है और जो उपयुक्त तापमान माना जाता है ये 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो फटाफट नोट करो इसे।
अब इसका जो प्रवर्धन होता है, सफ़ेद मूसली का जो प्रवर्धन होता है, अपन बात करते हैं सफ़ेद मूसली के प्रवर्धन की। तो सफ़ेद मूसली का जो प्रवर्धन किया जाता है वो कंदील जड़ों के द्वारा किया जाता है। जो कंदील जड़ें उपयोगी भाग होती है उन्हीं के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। और कंदील जड़ें कितनी प्रयोग में लाई जाती है? इसके प्रवर्धन के लिए जो कंदील जड़ें प्रयोग में लाई जाती है ना, वो होती है 4 से 6 क्विंटल, 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कि 400 से 600 किलो, 400 से 600 किलो। ठीक है, 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, तो 4 से 6 क्विंटल हो गए, यानी कि 400 से 600 किलो प्रवर्धन के लिए सफ़ेद मूसली होती है, उसकी जो कंदील जड़ें होती है वो उपयोग में लाई जाती है। और इनको जो लगाने का सबसे उपयुक्त जो समय होता है ना, ये होता है जून जुलाई का महीना। जून जुलाई यानी कि जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु के महीनों में या जून जुलाई के महीनों में जो सफ़ेद मूसली की जो जड़ें होती हैं उनकी रोपाई की जाती है। ठीक है, व्यावसायिक खेती के लिए। और जो कंदील जड़ की जो बीज दर रखी जाती है, जो प्रयोग में लाई जाती है, वो होती है 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, और जो आदिवासी लोग होते हैं ना, जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं वो, ठीक है, वो आदिवासी लोग हैं, वो आदिवासी लोग जो सफ़ेद मूसली होती है ना, इसको कोली के नाम से कहते हैं। कोली के नाम से पुकारते हैं भाई, इसे कोली के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। अरे आदिवासी लोग हैं ना, जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों की रक्षा करते हैं। ठीक है, जो वनस्पतियाँ होती है, छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, वो लोग, आदिवासी लोग, जो सफ़ेद मूसली होती है उसको कोली के नाम से पुकारते हैं, जिसका उपयोगी भाग कंदील जड़ें होती है। और बुआई के लिए जो कंदील जड़ें प्रयोग में लाई जाती है वो 4 से 6 क्विंटल या 400 से 600 किलो होती है। और बुआई का जो समय होता है वो जून जुलाई होता है। ठीक है, अब बात करते सबसे महत्वपूर्ण लाइन की। तो जो सफ़ेद मूसली होती है, सफ़ेद मूसली को दूसरी शिलाजीत, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सफ़ेद मूसली को दूसरी शिलाजीत के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो जो सफ़ेद मूसली होती है इसको दूसरी शिलाजीत के नाम से जाना जाता है। तो शिलाजीत, अपन बात करते हैं शिलाजीत की। तो शिलाजीत क्या होता है? एक ताकत प्रदान करने वाली, ठीक है, यानी कि ऊर्जा या ताकत प्रदान करने वाली एक औषधि होती है शिलाजीत। ठीक है, तो उसी के समान जो सफ़ेद मूसली होती है वह भी ताकत प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए इसको दूसरी शिलाजीत के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, दूसरी शिलाजीत के नाम से किस औषधीय पादप को जाना जाता है? तो दूसरी शिलाजीत के नाम से सफ़ेद मूसली को जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो शिलाजीत होती है ये क्या होता है? जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं ना, जिम में जाते हैं, नाम सुना होगा ना जिम का, देखा भी होगा, गए भी होंगे आप लोग। ठीक है, तो जो शिलाजीत होती है, तो जो जिम जाते हैं ना, बॉडी बिल्डर का शौक रखते हैं, बड़ी बड़ी बॉडी बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पर जिम जाने के बाद उनको प्रोटीन के डिब्बे दिए जाते हैं, इतने बड़े बड़े पाउडर के, उनमें शिलाजीत मिली हुई होती है। तो ये ताकत प्रदान करने का, शरीर को पावरफुल बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उसी प्रकार जो सफ़ेद मूसली होती है वो भी ताकत प्रदान करती है। देखिए, जैसे क्या होता है, महिलाएं होती है, बच्चे को जन्म देती है। महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद उसके लड्डू बनाते हैं, 5-7 किलो घी लेते हैं और उसके लड्डू बनाते हैं। ठीक है, वो जो लड्डू होते हैं ना, उन लड्डुओं में डालने के लिए जो सफ़ेद मूसली की जो जड़ें होती है उसको प्रयोग में लाया जाता है। उन लड्डुओं में सफ़ेद मूसली की जड़ों को डाला जाता है। ठीक है, और सफ़ेद मूसली की जो जड़ें होती हैं इनको क्यों डाला जाता है? जैसे बच्चे को जन्म देने के बाद में जो मादाएं होती है, महिलाएं होती है, उनके दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, यानी कि जो दूध की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो उस दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो सफ़ेद मूसली होती है उसको खिलाया जाता है। उन महिलाओं को सफ़ेद मूसली खिलाया जाता है, जिससे जो बच्चा होता है भूखा रह जाता है, उसको दूध नहीं मिल पाता है, दूध कम हो जाता है महिलाओं का। ठीक है, तो बच्चा भूखा रह जाता है, तो उस दूध की जो मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए सफ़ेद मूसली होती है ना, उसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और तो एक तो उपयोग होता है ना सफ़ेद मूसली का, देखो उपयोग भी लिख लो। उपयोग,
मादाओं में या महिलाओं में, मादाओं में दूध की मात्रा में वृद्धि करने में, मादाओं में दूध की मात्रा में वृद्धि करने में। और एक बीमारी होती है महिलाओं में ल्यूकेरिया, महिलाओं में एक बीमारी होती है ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया जो बीमारी होती है उसके नियंत्रण के लिए भी सफ़ेद मूसली का प्रयोग किया जाता है। जो सफ़ेद मूसली की जो जड़ें होती है वो उनको खिलाई जाती है, जो दूध के साथ दूध को उबाल करके, जिसको बोलते हैं ओटाओ बनाना, ठीक है। दूध के साथ इसको क्या किया जाता है, ओटा लिया जाता है, इसकी जड़ों को फिर पिलाया जाता है महिलाओं को, जिससे जो ल्यूकेरिया बीमारी होती है, यानी कि जो सफ़ेद तरल पदार्थ बने लगता है महिलाओं के जो जननांग होते हैं उनसे, उसके नियंत्रण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है भाई सफ़ेद मूसली का, ठीक है। और जो यानी कि और इसके अलावा जो प्रजनन संबंधी जो बीमारियां होती है, प्रजनन संबंधी रोगों के लिए, प्रजनन संबंधी जो रोग होते हैं उनके नियंत्रण, उनके लिए भी जो सफ़ेद मूसली होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो देखो सफ़ेद मूसली का उपयोग मादाओं में दूध की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, ल्यूकेरिया जो रोग होता है उसके नियंत्रण के लिए, और इसके अलावा प्रजनन संबंधी जो रोग होते हैं उसके नियंत्रण के लिए भी सफ़ेद मूसली को प्रयोग में लाया जाता है। और सफ़ेद मूसली को दूसरी शिलाजीत के नाम से जाना जाता है। तो फटाफट नोट कर लो इसे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिटा देता हूं मैं इसे। अब बात करते हैं अपन जलवायु की। तो जो सफ़ेद मूसली होती है इसकी खेती के लिए गर्म व आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। सफ़ेद मूसली की जो खेती होती है, सफ़ेद मूसली का जो पादप होता है उसके लिए आर्द्र व गर्म जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। और इसकी जो सिंचाई की विधि भी पूछ ली जाती है कभी कभी, सफ़ेद मूसली की सिंचाई की विधि। तो जो सिंचाई की जो विधि होती है ना, सिंचाई की जाती है इसमें, वो की जाती है फव्वारा विधि से। सफ़ेद मूसली में जो सिंचाई होती है वो सिंचाई की विधि कौन सी होती है भाई? सफ़ेद मूसली की सिंचाई की विधि होती है फव्वारा विधि, ठीक है, फव्वारा विधि होती है। और सफ़ेद मूसली की जो कंदील जड़ें होती है ये कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो देखिए सफ़ेद मूसली का जो पादप होता है, ये पादप होता है ये लगभग 1 से 1.5 फीट लंबा, 1 से 1.5 फीट लंबा क्या होता है, ये पादप होता है। तो इसके नीचे ये जड़ें होती है, ये जड़ें होती है। तो देखिए जब ये पादप क्या होता है, सूख जाता है, ये पादप सूख जाता है, तो इस पादप को खोद करके इसकी जो जड़ें होती है ना, ये इनको कंदील जड़ें कहा जाता है। ये कंदील जड़ें, ये पादप क्या होता है, ऊपर से सूख जाता है, तो इसको खुदाई करके जो कंदील जड़ें होती हैं इसको बाहर निकाल लिया जाता है। और प्रवर्धन के लिए इसकी जो कंदील जड़ें प्रयोग में लाई जाती है ना, 400 से 600 किलो प्रति हेक्टेयर के लिए। तो एक कंदील जड़ का जो वजन होता है ना, वो होना चाहिए 10 ग्राम। यानी कि सफ़ेद मूसली के प्रवर्धन के लिए जो कंदील जड़ें प्रयोग में लाई जाती है, उसे एक कंदील जड़ का वजन कितना होना चाहिए? तो उस कंदील जड़ का वजन होना चाहिए भाई 10 ग्राम। एक कंदील जड़ का वजन होना चाहिए 10 ग्राम होना चाहिए। और सिंचाई की जो विधि होती है वो फव्वारा विधि होती है। और जलवायु होती है वो गर्म व आर्द्र जलवायु होती है, ठीक है। तो नोट करो इसको फटाफट। और इसके अलावा सफ़ेद मूसली है, इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती है मुख्य रूप से। सफ़ेद मूसली की मुख्य रूप से 2 प्रजातियां पाई जाती है। प्रजातियां, सफ़ेद मूसली की जो प्रजातियां हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रजातियां होती हैं। दो प्रजातियां होती है, देखिए एक तो क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। सफ़ेद मूसली की 2 प्रजातियां होती है। सबसे महत्व यानी कि सर्वाधिक प्रसिद्ध जो प्रजाति है वो है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम।
क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम सबसे यानी कि सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रजाति है सफ़ेद मूसली की क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। और दूसरी प्रजाति है वो है जो अपन ने वनस्पतिक नाम पढ़ा था इसका, क्लोरोफाइटम बोरविलियम या बोरविलियनम। ये दूसरी प्रजाति होती है भाई इसकी, क्लोरोफाइटम बोरविलियनम। ये दो प्रजातियां होती है जिसकी अलग अलग कई किस्में होती है। और एक और बात बताऊं, इसकी जो किस्में होती है ना, सफ़ेद मूसली की जो किस्में होती है, प्रत्येक किस्म के आगे क्लोरोफाइटम लिखा हुआ रहता है। सफ़ेद मूसली की जो कोई सी भी जो किस्म होती है, प्रत्येक किस्में होती है, उन सबके आगे क्लोरोफाइटम लिखा हुआ रहता है। तो इसकी प्रजातियां अपने को, यानी इसकी जो किस्में होती है वो पढ़ने की अपने को जरूरत है नहीं, क्योंकि ऐसे ही पहचान जाएंगे अपन। इसका वनस्पतिक नाम याद रख लो, क्लोरोफाइटम बोरविलियनम। और सभी किस्में होती है उसके आगे क्लोरोफाइटम लिखा हुआ रहता है। और दो प्रजातियां होती है जिसकी अपन खेती की जाती है, खेती के लिए उगाते हैं, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और एक क्लोरोफाइटम बोरविलियनम। ठीक है, तो ये आज अपन ने 2 औषधीय पादपों का अध्ययन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पादप है और इनके जो रासायनिक तत्व हैं, उपयोगी भाग हैं, इनकी जो उपयुक्त तापमान है, ठीक है, इनमें पाए जाने वाले जो उपयोगी रसायन यानी कि एल्केलॉइड्स हैं, इनके वानस्पतिक नाम हैं, ये जरूर याद कर लेना। क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें लगभग ये जो क्वेश्चन हैं ये पूछे ही जाते हैं। और मुख्य रूप से इनके जो उपयोगी जो तत्व या रासायनिक तत्व है उनको जरूर ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है अपनी। बाकी जो औषधीय पादप हैं वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है।